वो महारानी क्या कर रही है जो निकली नहीं अभी तक? वो गुस्से से बोली तो शकीला ने उसकी तरफ देखा। बड़ी भी मैं देख कर आऊँ? वो ज़रा झुककर चालाकी से बोली। हाँ जा ज़रा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तो वो जल्दी से वली के कमरे की तरफ बढ़ी कि पीछे से बड़ी बी ने फिर से पुकारा तो वो छम से उनके पास आई। ज़रा देख लियो अच्छे से, वो मायनी खेजी से बोली तो शकीला उनकी बात का मफहूम समझते हुए सर इस बात में हिला गई और तेज़ी से वली के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बजाया मगर दरवाज़ा तो खुला था। वो अंदर आ गई तो जाना को बेतरतीबी से बिस्तर पर पड़े देख वो मुंह पर हाथ रखकर उसके नज़दीक आई। उसके सर पर चोट का निशान था जबकि वो अपने हाल से बेहाल पड़ी थी। शकीला बाहर भागी। हाय बड़ी बी, मर गई, लगता है मर गई। वो चीखी तो रुकैया जल्दी से वली के कमरे में गई और वहां का नज़ारा देख वो उस तक पहुंची जबकि पीछे पीछे दादी भी आ गई थी। इस ड्रामेबाज को उठाओ, पहली औरत है जो। वो चुप हुई। रुकैया उस नाजों से पली लड़की को समेट रही थी जबकि आंखें भी नम थी। शकीला, डॉक्टर को बुलाओ, वो ज़रा सख्त लहजे में बोली तो शकीला ने डॉक्टर को कॉल कर ही ली। जब तक डॉक्टर नहीं आया वो सब वहीं रहे। कमज़ोर हैं ये और शायद खुराक भी नहीं ली। वो दवाइयाँ लिख कर देता। उसके ज़ख्मों से नज़र चुराते बोला और रुकैया बेगम के हाथ में पर्चा थमाकर चला गया जबकि दादी उसे बातें सुना रही थी जो होश में भी नहीं थी। उसके बाजू में ड्रिप लगा दी गई थी। रुकैया बेगम उसके बालों में नरमी से हाथ फेरती रही और बड़ी भी खुद ही बोल बोल कर थक कर चली गई। तो नर्म हाथों की गर्दिश पर जाना की आंख खुली। वो उसी मेहरबान औरत को अपनी पेशानी चूमते हुए देखने लगी। तभी धड़ से दरवाज़ा खोलकर वली अंदर दाखिल हुआ। तो आप भी इस ड्रामेबाज की हरकतों से मुतासिर हो गई? वो तमस्खर सा हंसा। माँ को देखता ड्रेसिंग के पास आया और अपने बाल बनाने लगा। जाना उसे खौफजदा सी देख कर उठ बैठी। लेट जाओ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने उसे रोका जबकि वली को उसका खौफ महसूस करके तकवीत सी मिली। जाना ने नफ़ी की और उठ बैठी। वली भी अब उसी को ही देख रहा था, कुछ ऐसी नज़रों से कि पानी जाना के हलक से नहीं उतर रहा था जो अम्मा उसे पिला रही थी। जाना ने पानी का ग्लास हटा दिया और रोने लगी। क्या हुआ मेरी जान? उन्होंने उसे बाहों में भरा। ये मुझे घूर रहे हैं। वो सिसकती हुई खुद को उनके सीने में छुपा गई जबकि अम्मा ने अफसोस से वली को देखा जो शाने उचका गया मगर इस अदा पर उसका दिल धड़का। उसका अंदाज बहुत भाया था उसे। कुछ नहीं होता चंदा, ऐसे मत रो, चलो शाबाश, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। वो उठने लगी। नहीं प्लीज़ आप मत जा। वो उनका हाथ थाम गई जबकि वली ने तेवरी चढ़ाकर उसको देखा और जाना का हाथ उनके हाथ से हटता गया। उसका दिल चिड़िया की तरह सहमा हुआ था। अम्मा उसके सर पर प्यार करके उसके लिए खाना लेने चली गई जबकि वली ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर उसको चीखने पर मजबूर कर दिया। जाएं आप यहाँ से। वो सिसक कर रोती दूर हुई जबकि वली उसके नज़दीक आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। इतना डर मुझे अच्छा लगा। उसके बाल उसकी गर्दन पर से परे धकेलता बोला। वो रो रही थी, मुसलसल रो रही थी। वली ने गुस्से से उसके बाल जकड़े। आइंदा मुझे दूर झटकने का सोचा भी ना तो हशर बिगाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। वो उसको रोता देख कर बोला। चलो उठो और मेरे पाँव दबाओ। वो उसे जिज करता बोला। तभी दरवाज़ा बजा तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। वली दरवाज़ा खोलो। वो बोली तो जाना अपनी ड्रिप की परवाह किए बिना दरवाजे तक पहुंची। आंटी मुझे इस कमरे में। शट अप। वो धाड़ा तो जाना रुक गई। वापस आओ इधर। वो वहीं से चीखा। जाना होंठ काटती पलटी। सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। वो बेड पर बैठ गई। अम्मा आप खाना रख दें, मुझे भी भूख लगी है। वो खाना उनसे लेकर बोला तो वो उस पर तरसीली निगाह डालती बाहर चली गई। जाओ कमरे को कुंडी लगाओ। वो घूर कर बोला तो जाना उठी। ड्रिप तो हाथ से निकल गई थी। वो दोबारा उसके सामने बैठी। खाना खाओ, उसने अगला हुक्म दिया। जाना से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मगर वो कांपते हाथों से निवाले तोड़ तोड़ कर मुंह में रखती कि वली ने उसका हाथ पकड़ा और दांतों तले उसकी उंगली दबा ली। आह जाना सिसकी। मज़े का था। वो मुस्कुराया और जिच करके उसे सुकून मिल रहा था और इसी तरह वो उसे खिलाता रहा और खुद भी खाता रहा जबकि जाना के आंसू टूट टूट कर मातम कर रहे थे खुद के होने पर भी। पहरेदार की नज़र उस पर पड़ी और वो इससे पहले उन पर चीख कर दौड़ता। शहाब ने अपने हाथ की बंदूक का पिछला हिस्सा उसकी कनपटी पर मारा और वो बेहोश हो गया। उसने इनायत को फिर से अपने पीछे आने का इशारा किया। उसे ये काम करने में खूब मज़ा आ रहा था। हवेली की दीवार काफ़ी ऊंची थी और किसी के आ जाने का खौफ अलग, मगर बमुश्किल ही वो दीवार फलांगे थे
कि दोनों के दीवार फलांगते ही कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और शहाब का दिल किया कि अपनी बंदूकों से उन्हें उड़ा दे। जबकि इनायत ने उनके भौंकते मुंहों पर दवाई फेंकी। शहाब उसे हैरत से देखने लगा क्योंकि कुत्ते सो चुके थे। जानता हूँ साहब, वली कुत्ते शौक से पालता है और ये वो कुत्ते हैं जो लम्हे में मांस को तन से जुदा कर देते हैं, उसने कहा तो शहाब ने सर हिलाया और वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। इन हजारों कमरों में से किस कमरे में है वो? शहाब झुंझलाया हुआ सा बोला। इनायत ने एक तस्वीर खोली और उसे गौर से देखने लगा। अब ये क्या है? शहाब ने चिढ़कर पूछा। तस्वीर है हवेली के अंदर की, और जहाँ तक मुझे खबर हुई थी आयजा बीबी के साथ ही होती हैं वो, तो यानी उनके कमरे में होंगी। वो दिमाग लड़ाता बोला। वैसे यहाँ तुम्हारे रिसोर्सेज कैसे हैं? कोई बुलबुल तो नहीं पाल रखी? वो दांत निकालता इनायत को शर्मिंदा कर गया। मतलब दाल काली है, बताता हूँ तुम्हारे मालिक को मैं। उसने सर हिलाया तो इनायत ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और वो दोनों इस तरह छुपते छुपाते अंदर की जानिब बढ़े और लाउंज में आ गए। सर्दी के बाइस दोनों ही बुरी तरह हाथ मसल रहे थे। अभी वो सहूलत से लाउंज में किसी को ना पाकर इनायत के बताए गए कमरे की तरफ बढ़ते कि दरवाज़ा खुला और वली कमरे से बाहर निकला। शहाब और इनायत वहीं जम गए। वो लाउंज की लाइटें खोलकर, इससे पहले कि उन्हें देखता, एक सोफे के पीछे और दूसरा बड़ी सी अलमारी के पीछे छुपा। मगर ये आर्जी था, अगर वो जल्द अंदर ना जाता तो वो दोनों पकड़े जाते और यहाँ से बच नहीं पाते और सादाम से भी ज़रूर मरते। वो बालों में हाथ फेरता पिछले बाग की तरफ निकल गया। दोनों के ही दिमाग में जाना का ख्याल आया और दुख से दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। हमें अपना काम करना चाहिए, इनायत ने कहा, मगर यहाँ से निकलना अब आसान नहीं है। शहाब ने गोया उसे हकीकत बताई और वो दोनों फिर भी अंदर बढ़े और आयजा के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर इनायत और वो दोनों उस मुश्किल पर झुंझलाकर ज़मीन पर पाँव मारकर रह गए। जबकि शहाब हंसा और उसने अपनी जेब से अपना शानदार आला निकाला और बड़ी टेक्निक से दरवाज़ा खोलकर वो उसे ऐसे देख रहा था कि इनायत अभी उसके कदमों में झुककर उसे दाद देगा। जबकि इनायत वाकई काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। लगता है आपने काफ़ी चोरियां की हैं वहाँ, वो बुड़बुड़ाया। जबकि शहाब अपने टैलेंट पर चोरी का नाम सुनकर मुंह पर हाथ फेर कर रह गया। बिस्तर पर नाजुक सा वजूद सुकड़ा सिमटा पड़ा था। वो दोनों ही उसे देख नहीं सकते थे क्योंकि यह सादाम की तरफ से इजाज़त नहीं थी, मगर उसको लेकर कैसे जाएं क्योंकि छूने पर भी पाबंदी थी। तभी शहाब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना उसके नज़दीक हुआ। उसने कंबल हटाया तो लम्हे भर के लिए ठहर सा गया। वो होशो खिर्द से बेगानी अपने हुस्न से बेपरवाह पड़ी थी कि शहाब की निगाह उससे हटना ही भूल गई। इनायत ने यह मंजर नापसंदीदगी से देखा और इससे पहले कि वो कुछ करता शहाब के तासुरात सख्त हुए। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो उसके दोस्त की निशानी थी जिसकी वजह से वो शराब पीने लगा था। उसके अंदर जैसे आग सी जल रही थी और इस आग को ये लड़की ही अच्छा कर सकती थी, बुझा सकती थी। और इस बात का अंदाज़ा शहाब को उसको देख कर हो गया। उसने ज़ोर से उसका शाना हिलाया और ज़रिश जी जान से कांपती उठ बैठी। खुद पर झुके शहाब को देखकर वो चीखती कि इनायत को भी देखकर उसका सांस जैसे रुक गया। मतलब बुलावा आ गया था, यानी वो आ गया था। उसने इर्द गिर्द देखा, वो नहीं था। लड़की शराफत से चल रही हो या कोई और तरीका अपनाए। गोलियों की तड़तड़ आवाज़ पर दोनों मुड़कर देखने लगे। मुझे लगता है कि उसे अंदाज़ा हो गया है, इनायत बोला। तो शहाब ने दांत पीसे, काश अपने हाथों से उसे मार देता। हमें यहाँ से भागना होगा। इनायत ने उसके जमे वजूद को हिलाया। वो दोनों आखिरी नज़र ज़रिश पर डालकर उस खिड़की से ही आगे की तरफ कूदे। वली की बंदूक से निकली गोली ने उनका ताक़ुब ज़रूर किया, मगर अफसोस के दोनों में से एक को भी ना लगी और वो दोनों दीवार फलांग कर भाग गए। वो बच गए थे, अब आगे वाले से कौन बचाता उन्हें? बेहोश कुत्तों को देखकर उसे हैरत हुई, जबकि ये कुत्ते वो नहीं थे जो रात को सोते। उसने दरवाज़ा खुलवाया तो चौकीदार भी ऊँघ रहा था, जबकि उसे ये देखकर ख़तरा महसूस हुआ कि गार्ड तो खूनम खून बाहर पड़ा था। वो अंदर की जानिब बढ़ा। इस तरह ढूंढता तो उसे वक्त लग जाता और जो आया था अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तभी उसने बाहर खड़े होकर फायरिंग की, गोया उन्हें इत्तला दी थी कि वो जान गया है। तभी वो लोग भागे और वो सारे घर वालों को वैसा ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया जहाँ जाना भी जाग गई थी। वली ने मोबाइल उठाया। हाँ, वो हरामखोर अपने बंदों को आज भेज चुका है हवेली के बाहर। हवेली के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दो, उसने अपने ख़ास मुलाजिम से कहा और फ़ोन बेड पर फेंक कर सहमी हुई जाना को देखा। तुम? वो उस तक पहुंचा तो जाना की चीख सी निकल गई। तुम अपनी शक्ल इस कंबल में गुम कर लो अभी के अभी, वरना मैं सारा लिहाज बालाए ताक रखे
चूंटी की तरह मसल दूंगा तुम्हें। सनसनाता लहजा जाना की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। वो उससे फासला बनाती कंबल में दुबक गई और कंबल सर तक तान लिया। वली ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि अंदर छुपा वजूद कांप रहा है। उस वक्त उसे सादाम पर शदीद गुस्सा था। न जाने सुबह कैसे होती और वो एक नई चोट उसके दिल पर मारता। दिन का सूरज चारों तरफ फैला तो जाना ने कसमसा कर करवट ली। वली आईने में उसकी सुराहीदार गर्दन और बेपनाह खूबसूरती को देखकर देखता ही रह गया। ये एहसास तो उसने महसूस ही नहीं किया था कि वो उसके करीब थी। वो उसकी थी, जब चाहे वो उसे छू सकता था। उसकी नज़रों की तपिश थी कि जाना जाग गई और सीधी नज़र उस पर गई। काफ़ी आराम परस्त तो वो सुर्ख चेहरे से अपने दुपट्टे को ढूंढती खुद को ढांप गई। उतारो इसे। वली ने टॉवल वहीं बेड पर पटका और उसे घूरने लगा। जाना का दिल जोर से धड़क उठा। मैंने कहा उतारो इसे, वो गुस्से से बोला तो चारों नाचार। जाना घबरा कर दुपट्टे को साइड पर कर गई, जबकि वली के जज्बात सर तोड़ने लगे। जाना ने कंबल पर अपनी गिरफ्त साख की। वली मुस्कुराया। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा डरना, डरती रहा करो। वो उसके चेहरे को नरमी से महसूस करता बोला कि धड़ से दरवाज़ा खुला और दादी को देखकर वली ज़रा खफीफ सा दूर हुआ और जाना की तो हालत ऐसी थी गोया ज़मीन खुले और वो उसमें समा जाए। यहाँ तक कि वो रोने लगी, जबकि वली जो तैयार श्यार हो चुका था कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया और दादी ने दरवाज़ा बंद कराया। जाना की जान अब ज्यादा हलक में फंसी। तू बदजात मेरे पोते पर अपना जादू चलाएगी, नीच लड़की। वो चीखती हुई थप्पड़ों से उसका मुंह सजा गई, जबकि वो सिसकती रोती रही। शकीला ने भी सर झटका। वो चुड़ैल उनके मालिक को अपने काबू में करना चाह रही थी। अपना गैज़ो गज़ब निकाल कर वो उसे 1 मिनट में बाहर आने का हुक्म देती। वहां से चली गई, जबकि जाना की सिसकियां किसी को भी रुला सकती थी। बुलाकर लाओ उसे, उसने हुक्म दिया तो मुलाजमा सर हिलाती चली गई। वो आयजा के कमरे में आई और दरवाज़ा खोला। तुझे छोटे चौधरी बुला रहे हैं, जा उनकी बात सुन ले। मुलाजमा बोली तो जरिश ने मुलाजमा की तरफ देखा। अगर वो भाग सकती या कहीं छुप सकती तो काश वो छुप सकती, मगर उसे जाना था। वो उठी और मुलाजमा के पीछे चल दी। वो बड़े हॉल कमरे में था। वो अंदर दाखिल हुई तो करोफर से बैठा वो उसी की तरफ देख रहा था। बैठो, उसने इशारा किया तो जरिश वजूद की कपकपाहट पर काबू पाती बैठ गई। उस कमरे में सिर्फ उस वक्त वली था और उसका एक मुलाजिम जो हाथ में कुछ थामे खड़ा था। दो इसे ये कागज़। तो मुलाजिम ने जरिश के आगे पर्चा किया, जिसे उसने थाम तो लिया मगर ना समझी से देखती रही। लिखो इस पर, वो बोला तो जरिश ने कांपते हाथों से कलम उठाया। सादाम फजल खान, मैंने तुमसे मोहब्बत का ढोंग चौधरी वली के कहने पर रचाया था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुम एक ऐसी औरत की औलाद हो जिसने अपने शोहर के होते हुए किसी से नाजायज़ ताल्लुक बनाया था, और जो भी मैंने किया वो छोटे चौधरी की एमा पर किया था। मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना तुम्हारा कत्ल मैं छोटे चौधरी को कहकर करवा दूंगी, समझे। अपनी बात मुकम्मल करके उसने सिगार सुलगाई, जबकि जरिश फूट फूट कर रो दी। छोटे चौधरी ऐसा मत करें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, खुदा के वास्ते ये जुल्म ना करें मुझ पर। वो उसके आगे हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाने लगी, जबकि वली ने उसे परे धकेला। ज्यादा ड्रामे का वक्त नहीं है मेरे पास, या तो तुम्हारे माँ बाप मारे जाएंगे। तुम ये खत लिखो वरना, उसने दो टोक कहा, जबकि जरिश हैरत से उसे देखने लगी। वो शख्स किस कदर जालिम था, इस बात का अंदाज़ा उसे उसी वक्त हुआ था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, जरिश ने साफ लफ्ज़ों में हिम्मत बांधते कहा, जबकि वली मुस्कुराया था। लेकर आओ इसके माँ बाप को, मुलाजिम ने सर हिलाया। जरिश बिना सर उठाए खुद को काबू में रखने लगी, जबकि अब्बा अम्मा की माफियों की आवाज़ें अचानक उसके कानों में गूंजी। छोटे चौधरी माफ़ कर दें, अम्मा गिड़गिड़ाई। जरिश का गोया दिल फटने को हुआ, मगर फिर भी वो वैसे ही बैठी रही। बंदूक चलाओ सादिक, वली की आवाज़ पर वो झटके से सर उठाती अपने बेकसूर माँ बाप को देखने लगी, जिन्हें उसने अपने कदमों में रखा हुआ था। बंदूक लोड करके सादिक ने अम्मा की कनपटी पर रखी और इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, जरिश फूट फूट कर रो दी। चलाओ गोली, वली ने फिर कहा। नहीं, उसने कलम उठाया, मगर लिखने की हिम्मत ना हुई। वली के इशारे पर सादिक ने अब्बा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और मोहब्बत तड़प कर मजबूर होती
खुद ब खुद बेवफाई करती चली गई। उसने अपने अल्फाज से सादाम के लिए मौत लिख दी थी। वो पेन फेंक कर अम्मा अब्बा के पास भागी और सादिक को रोका, जबकि वली मुस्कुराया। जाओ, उसने गोया सबको जाने की इजाज़त दे दी और ज़रिश आज सब हारती हुई वहाँ से अपने माँ बाप के साथ निकलने लगी कि उसने एक बार फिर अब्बा को देखा। तू रुक, ये खत सादाम को अपने हाथों से देना, और तेरा अंदाज ऐसा होना चाहिए कि तू अपनी बेटी के यार का कत्ल कर देगा, वो घूरता हुआ बोला, जबकि वो रोता हुआ सर हिला गया। जा, पहले यही कर और रोना बंद कर, उसने कहा और अम्मा और जरिश को जाने का इशारा करके अब्बा को रोक लिया। उन दोनों के मुंह सूजे हुए थे, जबकि सादाम शराब पीता उन दोनों को ही देख रहा था। तुम दोनों बुज़दिल, उसका गोली का नीचे आ ही जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो सिगार सुलगाता बोला, जबकि शहाब तो अपने बिगड़े मुंह को बार बार आईने में देखकर सादाम को गालियां दे रहा था। और इनायत भला क्या बोल सकता था। तुम खेतों पर गया था, ये वहां से भी लापरवाह बना हुआ है, वो घूर कर बोला तो इनायत उसे सारी तफसील देने लगा, जिस पर सादाम सर हिला देता। तभी डेरे का मुलाजिम आया और उसने किसी दूसरे गांव के किसान के आने की इत्तला दी, जिस पर सादाम ने उसे आने की इजाज़त दी। तो वो किसान नखुवत से सबको देखता अंदर आया और वली के बताए हुए तरीके से इनायत पर वो ख़त फेंका और सादाम की तरफ देखने लगा। मेरी बेटी की तरफ आज के बाद तुमने देखा ना, तो इसके बाद छोटे चौधरी से तुम्हारे टुकड़े करवा दूंगा। खौफ से उसकी आवाज़ दोबारा लड़खड़ाई, मगर वो बोल गया क्योंकि उसे लौटना था। अगर सादाम जिंदा छोड़ता तो। इनायत एकदम भड़क कर उठा और उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा। सादाम खामोशी से ये तमाशा देख रहा था। वो किसान यूं ही खड़ा था तन कर, उसका अंदाज अजीब था, जैसे वो शदीद नफरत कर रहा उनसे। जाने दो इसको, इनायत को रोका उसने। शहाब ने गुस्से से सादाम को देखा, मगर सादाम ने वो खत उठा लिया, जबकि इनायत ना चाहते हुए भी अपना इश्तियाल दबा गया था। सत्रों पर नज़र दौड़ाकर वो मामूली सा मुस्कुराया। शहाब ने वो कागज़ झपटा और उसने वो पढ़ना शुरू किया तो खून खौल उठा। ये क्या बकवास है, तुम उस लड़की को उठाना चाह रहे थे जो तुम्हें धोखा दे रही थी। तुफ है तुम पर, और ये पूरा गांव तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस इससे अब खुलकर बातचीत होगी, समझे तुम। हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हो। ये क्या बकवास है, तुम इस लड़की को उठाना चाह रहे थे जो तुम्हें धोखा दे रही थी। तुफ है तुम पर, और ये पूरा गांव तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस उससे अब खुलकर बातचीत होगी, समझे तुम। हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो, वो चीखा। सादाम ने कोई जवाब ना दिया। वो सुकून से यूं ही बैठा रहा। तुम होश में तो हो, शहाब ने तिल मिलाकर उसे झिझोड़ा, जबकि सादाम ने उसको परे धकेला। जो हमें करना है वो हम खुद कर लेगा, जिसका लिए किसी का भी पाबंदी और किसी का भी खौफ हमें नहीं रोक सकता। तुम सब अपने काम से काम रखेगा बस। वो उठता हुआ दोनों को झड़क गया और बाहर निकल गया, जबकि शहाब और इनायत एक दूसरे को देखकर खामोश रह गए। वो क्या करने वाला था वो दोनों नहीं जानते थे। जाना किचन में खड़ी एक बार फिर चाय से हलकान हो रही थी। न जाने जरिश कहाँ चली गई थी 2 दिन से। जिस तरह वो उसकी मदद कर रही थी, उसे जैसे उसका सहारा हो गया था, और अब उसे ना पाकर जाना परेशानी से घिरी। चाय को साफ करती कपों में डालकर बाहर ले आई। बाहर सभी बैठे थे। वली और शहरयार न जाने क्या बात कर रहे थे। उसने पहले दादी के सामने झुककर चाय दी तो उन्होंने जानबूझकर उसके हाथ से जोर से कप खींचा कि चाय छलक कर उनके कपड़े खराब कर गई, और दादी ने जोरदार धमाका रखा जो जाना का हाथ वाकई हिला गया। वली ये सब देख रहा था। जाना की आंखें भीग गई। नापाक कहीं की, दादी भड़कती बोली। शहरयार ने उनकी तरफ देखा। उसे गुस्सा आया। जानबूझकर उसकी सारी मेहनत वो ज़ाया कर चुकी थी। दादी, आप आयज़ा से बनवा लिया करें। भाभी आप जाएं। वो बोला तो जाना को तो गोया मौका चाहिए था। भाग गई वो वहाँ से। वली ने उसकी तरफ देखा। शहरयार ने भी बिगड़े तेवरों से उसे देखा तो वो खामोश हो गया। ज़्यादा हिमायत कर रहा है तो इस कातला की, दादी बोली। आप किसी पर बेजा जुल्म कर रही हैं दादी, और अगर लोगों में से इंसानियत खत्म हो चुकी है तो कम से कम आप तो इंसानियत दिखा सकते। शहरयार सेठ, बस करो। कातला नहीं, मगर कातलों में शामिल ज़रूर है, समझे जनाब। और वो मेरी बीवी है, और दादी जो भी उसके साथ करे मुझे मसला नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। वो 2 टोक बोला। शहरयार, जो उससे कॉलेज की दोबारा तामीरात पर बात करने आया था, गुस्से से सब फेंक कर कमरे में चला गया, जबकि वली सुकून से चाय पीने लगा और दादी उसकी कमर थपथपाने लगी। जीता रह।
मगर मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी औलाद इस लड़की से कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो नरोटे अंदाज में बोलती उसको मुस्कुराहट दबाने पर मजबूर कर गई। तो किससे बर्दाश्त करेंगी दादी जान। मूड अच्छा था तभी वो इस तरह बात कर रहा था। सादाम पर एक और बम गिरा। वो काफी से ज्यादा मुतमईन नजर आ रहा था। तो बस तू बस किसी खानदानी लड़की से शादी करेगा। ये मनहूस तो ना जाने कहाँ से आ गई मनहूसियत फैलाने। उनके लहजे में जहर घुला था। अच्छा, और वो कहाँ से पैदा होगी खानदानी लड़की। वो चाय पीता जाना को महसूस करता हुआ बोल रहा था। हाँ, दिमागी तौर पर उसका ध्यान सिर्फ जाना की जानिब था, जिसे वो खुद जुल्म की नज़र करके खुद मरहम लगाने के लिए बेताब हो रहा था। वो फरहाद की माँ याद है बचपन में कितना आती थी। बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोग हैं। कौन फरहाद? वो ज़रा चौंका। अरे तेरे बाबा की फुफ्फो, छोटे वाली। उसके दो ही बच्चे थे, फरहाद और निमल। बहुत प्यारी बच्ची है नमल। दादी के लहजे में शीरीन घुल गया। वली कुछ बोला नहीं। आज रात को आ रहे हैं वो लोग, घर ही रहना, बुलाया है मैंने उन्हें। वो उसे इत्तला देने लगी, जिस पर वली बस सर हिलाता उठ गया। उसकी दिलचस्पी किसी फरहाद या नमल में नहीं थी, अंदर से सख्ती अपनी बीवी पर थी। कहाँ? दादी ने कड़े तेवरों से घूरा, जिस पर वो दांत दिखाता नफी में सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। जादूगरनी बेड़ागर को तेरा। वो नफरत से फुंकारती उसके बंद दरवाजे को देखने लगी। शहरियार आयजा की यह हरकतें काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। वो उसके सामने उफ तक नहीं करती थी। उसके सारे काम बिना कहे करती थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से मिलना भी छोड़ दिया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मत करो मेरे साथ इस तरह। नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती तुम? वो जाए नमाज से उठी तो शहरियार ने उसकी कलाई पकड़ी, जिसे आयजा ने छुड़ाया नहीं। जी बेहतर, उसने बस इतना सा जवाब दिया और उसके साथ बैठ गई। शहरियार ने दांत पीसे। बर्दाश्त करता वो तहम्मुल से बोला, आयजा जो हुआ उसे भूल। मैं कैसे भूल जाऊं वो वक्त जब आपने मुझे जलील करके रख दिया, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया, झूठी तलाक का तमाशा किया मेरे साथ, मेरी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती की। आप मुझे एक रोबोट समझते हैं जो जब जैसे चाहे घुमाकर सब ठीक कर दिया जाएगा। वो भड़की तो शहरियार भी भड़क उठा। तो तुमने कौन सा पारसाओं वाला काम किया? बताना पसंद करोगी मुझे? तलाक के पेपर साइन करके तुमने कौन सी नेकी कमा ली? वो उसे दोनों बाजुओं से झिंझोर कर धाड़ा। आयजा की आवाज़ गोया गुम सी हुई। और अगर तुम इतनी ही ताबेदार हो रही हो ना, तो अच्छी बात है, हमेशा के लिए ताबेदार रहो फिर। आयजा प्लीज़, जो हो चुका भूल जाओ सब, हम साथ हैं, क्या इतना बहुत नहीं? आयजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही रोती रही। शहरियार उसकी सिसकियां सुनता रहा। मत जिद लगाओ, हम दोनों से गलतियां हुई हैं, तुम मुझे ही कसूरवार क्यों समझ रही हो? इतनी नफरत करने लगी हो तुम मुझसे? वो पूछने लगा, जिस पर आयजा अपना दुपट्टा दुरुस्त करती उसके पास से उठी। आपकी सोच से भी ज्यादा, वो गुस्से से बोली और वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि शहरियार उसकी पुश्त देखता रह गया। वली कमरे में दाखिल हुआ तो सर्दी के बाइस वो कंबल में दुबकी हुई थी। मगर ये बेवक्त था। अभी रात नहीं हुई थी, शाम ढल आई थी और वो कंबल में छुप चुकी थी। उसने रूम हीटर ऑन किया और उसके पास गया तो मद्धम मद्धम सिसकियां सुनाई देने लगी। उसे जाना का यूं डरना और घबराना मुतासिर कर रहा था। उसने कंबल हटाया तो उसका चेहरा देखता रह गया। इतना पुरनूर चेहरा, झुकी गीली पलकें, गुलाबी गालों पर फैली शबनम और धड़कता दिल। मगर चेहरे पर नीले निशान भी थे। न जाने दिल में क्या समाई कि उसने ड्रॉर खोला और वहां से एक ट्यूब निकाली। उसे खोलकर उंगली पर लगाकर वो उस पर से कंबल दूर करता उसके साथ टिक गया। जाना का रोना रुक चुका था, मगर वो महसूस कर सकती थी मुकाबिल की खुशबू से कि उसके पास कौन है। उसने थोड़ा सा कंबल जो उस पर अभी भी था, उसका कोना सख्ती से पकड़ा। कैसा लगता है थप्पड़ खाकर? उसके गाल पर बहुत एहतियात से नरमी से मरहम रखता वो झुककर पूछने लगा। इससे पहले कि वो जवाब देती उसका फ़ोन बज उठा।